हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केशरी शुक्ला आज आप लोगों को जॉन कीट्स के एक फेमस ओड ओड टू ऑटम के बारे में पढ़ाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जॉन कीट्स एक बड़ा नाम है रोमांटिक एज का, एक बड़ा रोमांटिक पोएट है जो अपनी रचनाओं में डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंसुअस ब्यूटी and description of an excellent piece of imaginations and emotions. All these things are the major qualities of John Keats poems. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जॉन कीट्स की एक प्रसिद्ध रचना ओड टू ऑटम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन ओड टू ऑटम को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आपको इनके बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था एंड ही वाज डाइड इन 1821। इनकी मृत्यु 1821 को हुई थी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ही इज़ ए ग्रेट रोमांटिक पोएट एंड ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सीलेंट लिरिक्स एंड ओड्स। वो अपनी खूबसूरत लिरिक्स के लिए और ओड्स के लिए जाना जाता है। स्टूडेंट्स, एक अलग चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जॉन कीट्स को खासा इंटरेस्ट रहा है ग्रीक मिथ, ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक राइटर्स, ग्रीक ट्रेडिशन, ग्रीक स्टोरीज। और जो चीज़ें इनको एक अलग फॉर्म प्रदान करती हैं, इनको हेलेनिस्ट कहा जाता है एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेलेनिज्म इनकी रचनाओं में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। हेलेनिज्म का मतलब जब ग्रीक से जुड़ी हुई चीज़ें किसी पोइट्री में डिस्क्राइब की जाती हैं तो वो हेलेनिज्म कहलाता है। तो ये भी जॉन कीट्स की खास विशेषता रही है। स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं की, तो जिनमें ओड टू अपोलो, हाइम टू अपोलो, ओ सॉलिट्यूड, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, पोएम्स बाई कीट्स। यस स्टूडेंट्स, पोएम बाई कीट्स एक कलेक्शन है कविताओं का जो कि इन्होंने पीबी शेली की इंस्पिरेशन पर पब्लिश करवाया था 1817 में। एंडामियन इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, एंडामियन। हाइपरियन ए फ्रैगमेंट, द ईव ऑफ सेंट एन्स, द ईव ऑफ सेंट मार्क, ओड टू साइकी, लाबेलेडेम सेंस मर्सी। स्टूडेंट्स, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, लाबेलेडेम सेंस मर्सी उनका एक फेमस बैलेड है। ये अपने एक्सीलेंट बैलेड्स के लिए भी ये जाने जाते हैं। लाबेलेडेम सेंस मर्सी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन मेलंकोली, द फॉल ऑफ हाइपेरियन ए ड्रीम, ओड टू ऑटम। यस स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ओड टू ऑटम के बारे में ही पढ़ाने वाला हूँ। इनकी प्रसिद्ध रचना है ओड टू ऑटम और इनकी एक रचना है लामिया। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, इसाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आप लोगों को इनकी पोयम ओड टू ऑटम पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन ओड टू ऑटम पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ओड टू ऑटम के बारे में हम जान लेते हैं, इस पोयम के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी थीम क्या है। स्टूडेंट्स, ओड टू ऑटम एक्चुअली इसकी जो रचना हुई थी, इट वाज कंपोज्ड इन 1819। 1819 में ये कंपोज की गई थी कीट्स के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि एकदम अंतिम रचना मान सकते हैं आप जॉन कीट्स की। शायद इसके बाद उन्होंने कोई रचना लिखी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जॉन कीट्स की डेथ भी बड़ी जल्दी हो गई थी, बहुत अल्प आयु तक ये जिए थे। तो इनकी इस ओड टू आटम नामक जो पोयम है, इसका जो कंपोजिशन ईयर है वो 1819 है और इसको पब्लिश किया गया था 1820 में। 1820 में इसको पब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स। एक्चुअली इस पोयम में 3 स्टैंजाज हैं। मैं आपको थीम डिस्क्राइब कर देता हूं। देयर आर 3 स्टैंजाज इन दिस पोयम and these 3 stanzas are just describing the different 3 aspect of the season autumn। ऑटम सीजन के 3 अलग अलग स्वरूपों को दिखाया गया है। ऑटम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पतझड़। कौन सा? पतझड़ जो ऋतु होती है, या जिसको आप शरद ऋतु कहते हैं, तो उसको दिखाया गया है इस कविता में। उसके 3 अलग अलग रूपों को दिखाया गया है कि किन 3 रूपों में वो हमारे समक्ष आती है। पहला जो स्टैंजा है उसका, इसमें दिखाने का प्रयास करता है कि कितना फ्रूटफुल होता है, कितना फलदायी समय होता है जो पतझड़ का प्रारंभिक काल होता है।
और उसके बाद दूसरे पैसेज में दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो ऑटम का सेकंड पीरियड होता है वो लेबर से भरा होता है, मेहनत से भरा होता है, एंड इट्स अल्टीमेट डिक्लाइन। और उसके बाद जो तीसरा पैसेज आता है उसमें ये दिखाता है कि किस तरीके से इस ऋतु का अपना एक अलग ही सौंदर्य है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ऑटम, ओड टू ऑटम जो पोयम है, ये जॉन कीट्स के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 19 सितंबर 1819 में, और पब्लिश हुई थी 1820 में। कब पब्लिश हुई थी? 1820 में। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक साथ कई कविताएं 1820 में पब्लिश हुई थी, जिनमें लामिया और द ईव ऑफ सेंट एन्स भी शामिल है। ओके। और स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ओड टू ऑटम शायद इनकी फाइनल रचना है, अंतिम रचना आप कह सकते हैं। क्या इंस्पिरेशन रही इसके पीछे, कैसे इन्होंने लिखा? स्टूडेंट्स, एक्चुअली एक बार जॉन कीट्स जब रोम में थे, तो विंचेस्टर में, वेयर, वो विंचेस्टर में शाम के समय, कौन सी ऋतु में? ऑटम का सीजन चल रहा था, और ऑटम के सीजन में वो विंचेस्टर नामक स्थान पर शाम को टहल रहे थे, और वहां पे उन्होंने जो शरद ऋतु को देखा, उसके स्वरूप को देखा, तो उनके अंदर प्रेरणा आई कि किस तरीके से हम इसको एक काव्य का स्वरूप दे सकते हैं, और उन्होंने इस 3 पैसेज से एक खूबसूरत सी ओड लिखी। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को इस ओड को पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपना नोट्स खोल लिए होंगे, जिसमें आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ओके, फर्स्ट पैसेज, मैंने जैसे कि पहले बता दिया कि पहले पैसेज में जॉन कीट्स ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि कितना फ्रूटफुल सीजन होता है ये। सीजन्स ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ये जो ऋतु होती है, जो शरद ऋतु है, जो पतझड़ का मौसम है, इसमें चारों ओर मिस्ट रहती है, कुहासा सा छाया रहता है। स्टूडेंट्स, याद रखना, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लैंड में जो शरद ऋतु होती है, पतझड़ का मौसम आता है, तो उस समय भी काफी कोहरा छाया रहता है, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और चारों तरफ फलों से लदे होते हैं पेड़, अर्थात ये फलों का मौसम है। इस मौसम में जो फल होते हैं वो पक जाते हैं, और पके हुए फल चारों तरफ पेड़ों पर दिखाई पड़ते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सन। और कहता है कि ये जो सीजन होता है, ये मेच्योरिंग सन, अर्थात जब सूर्य धीरे धीरे गर्म होता रहता है, गर्माहट बढ़ती रहती है मौसम में, ऋतु में जब सूर्य की गर्मी बढ़ती रहती है, तो उस मेच्योर होते हुए सन, उस परिपक्व होते हुए सन, उस गर्म होते हुए सूरज का ये सबसे करीबी साथी है। ऑटम को कहता है स्टूडेंट्स, कीट्स कहता है कि जो ऑटम का सीजन है, ये उस गर्म सूरज का सबसे करीबी साथी है। बूजम फ्रेंड्स मीन्स होता है जिगरी दोस्त, सबसे करीबी दोस्त होता है। एंड कंस्पायरिंग विथ हिज हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट्स। और ये एक षड्यंत्र जो वर्ड आया है यहाँ पे, माने एक तरह से योजना बनाता है सूर्य के साथ मिलकर के कि किस तरीके से हम जो पेड़ हैं, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे हम जो फलों के पेड़ हैं, इनको फलों का वरदान दे करके इनको ढक दूं, इनको लोड कर दूं फलों से, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को मैं फलों से लाद दूं, विथ फ्रूट्स एंड वाइन्स दैट अराउंड द थैच ईव्स रन। और किस प्रकार से जो बेलें होती हैं, फल होते हैं, और किस प्रकार से वाइन माने जो चढ़ने वाले पौधे होते हैं, जैसे लौकी, तुरई, नेनुआ आदि, उनकी जो बेलें होती हैं, कैसे वो थैच्ड माने छान या छप्पर, उस पर किस तरीके से चढ़ी हुई होती हैं, उसकी जो ओरौनी होती है, उसकी जो जिधर से पानी नीचे की तरफ आता है, उस पे कैसे चढ़ी होती हैं ये बेलें, उन बेलों को चढ़ा देने का कार्य ये ऑटम करता है। एंड टू बेंड विथ एप्पल एंड मॉस्ट कॉटेज ट्रीज,
और आगे कहता है कि जो सेब या सेब जैसे अन्य फल हैं जो बगीचों में पेड़ों पर लदे हुए हैं, कैसे उनके लद जाने से पेड़ों की डालें झुक जाती हैं। टू बेंड माने झुक जाती हैं। टू बेंड विथ एप्पल एंड मॉइस्ट कॉटेज ट्रीज, जो वहाँ पे उस बगीचे में जो पेड़ हैं, कॉटेज ट्रीज हैं, जो फलों के पेड़ हैं, वो किस तरीके से उनकी डालियां झुक गई हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ रिपनेस टू द कोर, और कैसे वो जो फल दिखाई पड़ रहे हैं पेड़ों पर लटकते हुए, उनके उनके सारे के सारे किनारे पीले हो गए हैं, कैसे वो एकदम पके हुए नजर आ रहे हैं सारे के सारे फल। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्स एंड हैजल सेल्स, और इसके अलावा चारों तरफ कैसे लौकी दिखाई पड़ रही, जैसा कि आप जानते हैं इस सीजन में लौकी, तुरई, नेनुआ, कद्दू आदि के जो फल होते हैं वे भी दिखाई पड़ने लगते हैं। तो कहता है किस तरीके से गार्ड माने लौकी छप्परों पर चढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। द प्लम ट्रीज, इसके अलावा जो प्लम, द हैजल सेल्स हैं, हैजल सेल्स मीन्स पहाड़ी बादाम, कैसे पहाड़ी बादाम एकदम अपने शबाब पे हैं, एकदम अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं, लद गए हैं पेड़ों पर। विथ स्वीट केर्नल, विथ स्वीट केर्नल, केर्नल आप कह सकते हैं कि दिस इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ फ्रूट। सॉफ्ट पार्ट ऑफ फ्रूट में जिसको आप गूदा कहते हैं अंदर, जैसे आम के अंदर होता है या सेब के अंदर होता है। तो कहता है कि विथ स्वीट कर्नल टू सेट द बडिंग मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य कलियां भी खिल रही हैं जिनमें नए फल आने वाले हैं, नए फूल आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा सीज़न एक प्रोडक्टिव सीज़न होता है जिसमें तमाम प्रकार के फल फूल और तमाम प्रकार की सब्जियां आदि लद जाती हैं अपने पेड़ों पर। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और सबसे बड़ी बात कि ये जो सीज़न होता है, ये सीज़न फूलों से भर जाता है चारों ओर, मैदानों में और बगीचों में और चारागाहों में, चारों तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं, खेतों में खिले होते हैं, बगीचों में खिले होते हैं। और इसलिए चूंकि मधुमक्खियाँ उन फूलों से मकरंद चूस करके, उनके रस को चूस करके अपनी हीप्स में, अपने जो छत्ते हैं उनमें भरती हैं शहद को, इसलिए एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, इसलिए मधुमक्खियों के लिए ये फूलों का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, उनको ऐसा लगता है, उन मधुमक्खियों को ऐसा लगता है जैसे ये गर्म मौसम उनके लिए कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड दियर क्लैमी सेल्स, और इस समर सीजन में जो थोड़ी सी गर्माहट का समय होता है, इसमें वो फलों से मकरंद को चूस करके समर हैज़ ब्रिम्ड दियर क्लैमी सेल्स, उनकी जो क्लैमी सेल्स होती हैं अर्थात जो उनके छत्ते होते हैं, उन छत्तों को लबालब, ओवर ब्रिम माने लबालब भर देते हैं, शहद से उनके छत्ते भर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ऑटम सीजन की प्रोडक्टिविटी को दिखाया गया है इस पैसेज में। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पैसेज की ओर, जिसमें कीट्स दिखाने का प्रयास करता है कि ये सीजन कैसे लेबर को दिखाता है, कैसे इस सीजन में खेतों में काम किया जाता है स्टूडेंट्स। तो कहता है कि हु हैथ नॉट सीन दी आफ्ट एमिड दाई स्टोर। स्टूडेंट्स, एक्चुअली इसमें जॉन कीट्स ने आटम का पर्सनिफिकेशन करने का कार्य किया है। उसको एक व्यक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है, किसानों के तमाम रूपों के रूप में उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है, किसान के रूप में दिखाने का प्रयास करता है वो ऑटम को। कहता हु हैथ नॉट सीन दी आफ्ट एमिड दाई स्टोर, ऐसा कौन होगा जो तुम्हारे भंडार को नहीं देखा होगा। कहता समटाइम्स हुईवर सीक्स अब्रॉड माई मे फाइंड, कभी कभी मैं तुमको पाता हूं, कभी कभी मैं तुमको देखता हूं। दी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रीनरी फ्लोर, कभी कभी मैं तुमको एकदम निश्चिंत होकर के, चिंता मुक्त होकर के अपने ग्रेनरी फ्लोर के पास देखता हूँ, जहाँ जहाँ तुम्हारे अनाजों का भंडार रखा हुआ है, मैं कभी कभी तुमको वहाँ पे निश्चिंत होकर के बैठा हुआ देखता हूँ। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई द विनोइंग विंड, और तुम्हारे जो बड़े बड़े बाल हैं वो चलती हुई हवाओं के साथ पीछे की ओर मुड़ जाते हैं,
उड़ते रहते हैं, मैं उड़ते हुए बालों के साथ तुमको तुम्हारे अनाजों के भंडार के पास बैठे हुए देखता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ एक किसान का वर्णन हो रहा है और एक्चुअली ये किसान पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है उस आटम का। ओके स्टूडेंट्स, या कभी कभी तुमको देखता हूँ और ऑन हाफ रीब्ड फ्यूरो राउंड स्लीप, या कभी कभी मैं तुमको आधी फंसी हुई जो फसलें हैं, आधी पकी हुई जो फसलें हैं जहाँ फसल की कटाई होती रहती है, कभी कभी मैं तुमको वहाँ निश्चिंत होकर के सोता हुआ देखता हूँ, ड्राउंड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। जैसे जैसे कि तुमने पॉपीज माने जैसे कि तुमने अफीम का फ्यूम पी लिया है, अफीम के धूम्र को ग्रहण कर लिया, अर्थात अफीम के नशे में तुम, ऐसा लगता है जैसे तुम अपनी फसलों के पास सो रहे हो। व्हाइल दाई हुक स्पेयर द नेक्स्ट रेथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जो हुक है अर्थात हंसिया है, वो वहीं स्पेयर द नेक्स्ट, वहीं तुम्हारे बगल में रखी हुई है, और तुम चाहते हो कि व्रेथ ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर की जो जो फूल हैं, पॉपीज के जो फूल हैं उस अफीम के, उसको अभी खिल रहे हैं इसलिए उनको न काटा जाए, तो आप हंसिया को रख देते हैं वहीं बगल में और वहीं उसका उसके उस अफीम के नशे में सो जाते हैं। कभी कभी मैं तुम्हें इस रूप में भी देखता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इस पैसेज में लेबर का वर्णन किया गया है कि कैसे लेबर का टाइम होता है शरद ऋतु में, पतझड़ के मौसम में। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाउ डस्ट कीप स्टीडी दाई लैडन हेड अक्रॉस ए ब्रोक, कहता कभी कभी समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर, कभी कभी मैं तुमको देखता हूं इस रूप में कि जैसे कोई किसान हो, जैसे कोई किसान दिख रहा हो और वो क्या कर रहा हो, अपने फसलों को ले जाने की तैयारी में हो। किस तैयारी में हो? ले जाने की तैयारी में हो। जैसे वो काटा नहीं जाता है, कोई जैसे धान हो या गेहूं हो, काटा जाता है, काटने के बाद सर पे लाद लिया जाता है। ओके, तो ग्लीनर मीन्स एक आदमी जो अपनी फसलों को लपेट करके इकट्ठा करके इकट्ठा करके खेतों में रखता है। तो कभी कभी मैं उस किसान की तरह तुमको देखता हूँ। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाउ डस्ट कीप स्टीडी दाई लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक, जैसे तुम अपने अपनी फसलों को काट करके इकट्ठा किया हो और उसको अपने सर पर लाद करके, स्टीडी दाई लेडन हेड, अपने सर पर उसको लाद करके एक छोटी सी नदी को पार कर रहे हो, छोटा सा एक जो जल का स्रोत है उसको सर पे लाद करके अपने फसलों को पार कर रहे हो। स्टूडेंट्स, ब्रुक का मतलब होता है छोटी सी नदी, जल की धारा। तो जैसे इस फसल को अपने सर पर लादे हुए उस धारा को पार कर रहे हो, कभी कभी तुम मुझे उस तरीके से दिखाई पड़ते हो। या आर बाई साइडर प्रेस, या कभी कभी तुम मुझे पेराई वाली जो कोल्हू जिसको आप कह सकते हैं, जो पेरने वाला, जिसमें से देखिए तमाम प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं, जैसे आप लोगों ने पिपरमेंट देखा होगा, तो उसको क्या किया जाता है, उसकी पेराई की जाती है। तो कहता है कि आर बाई ए साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, कभी कभी तुम मुझे एकदम शांत एक बीमार की तरह बड़े धैर्य के साथ किसी फलों का जूस निकालने वाले यंत्र के पास दिखाई पड़ते हो। द वाचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर, और वहां बैठ करके तुम पेरे जाते हुए जो पौधे हैं उनसे निकलने वाले एक एक बूंद तेल को देखते रहते हो, उनके रस को, ओजिंग आवर्स बाई आवर, ओजिंग मीन्स एक एक बूंद करके जो रस टपकता है पेराई के समय, तो एक एक बूंद करके टपकते हुए रस को घंटों तक तुम देखते बैठे रहते हो। इस रूप में मैं तुम्हें देखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि तीन चार रूपों में किसान को दिखाया गया है यहाँ पर, और ये जो तीन चार रूप हैं किसान के, ये वास्तव में पर्सनिफाई किया गया है आटम को ही इन किसानों के रूप में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आखिरी पैसेज की ओर चलते हैं। आखिरी पैसेज में कहता है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आखिर वो बसंत के गीत कहां चले गए हैं। आटम का डिस्क्रिप्शन करते करते अचानक जॉन कीट्स को स्प्रिंग की याद आती है, बसंत की याद आती है। वो कहता है कि आखिर वो बसंत के गीत कहां चले गए हैं। आए वेयर आर दे, आखिर वो कहां हैं। फिर स्वयं ही कहता है, स्वयं ही उत्तर देता है, कहता है थिंक नॉट ऑफ देम, बसंत का चक्कर छोड़ो। डोंट थिंक अबाउट द स्प्रिंग सीजन,
थिंक नॉट ऑफ देम, उसके बारे में सोचो ही मत। क्यों? क्योंकि दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, क्योंकि जैसा मधुर संगीत स्प्रिंग का होता है, इस पतझड़ का भी अपना एक मधुर संगीत है। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, दिस ऑटम सीजन हैज आल्सो ए मेलोडी, एन एक्सीलेंट पीस ऑफ म्यूजिक इन इट, इसमें भी अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत संगीत है। व्हाइल बेयर्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जैसे ढलती हुई शाम के साय के बीच बेयर्ड क्लाउड ब्लूम, आसमान में उड़ते हुए बादल दिखाई पड़ते हैं। ढलती हुई शाम के साथ आसमान के खुले हुए बादल, व्हाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम, जैसे आसमान में बादल उठते हैं। द सॉफ्ट डाइंग डे, धीरे धीरे ढलते हुए दिन के साथ। एंड टच द सबटल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और जब उन ढलती हुई शाम में, जब उन बादलों के बीच से सूर्य की किरणें इस धरती तक पहुंचती हैं और इस धरती को टच करती हैं, टच द सप्टल प्लेन, प्लेन माने मैदानी क्षेत्र को, जमीन को टच करती हैं, तो विथ रोजी ह्यू, ऐसा लगता है जैसे उनका रंग गुलाबी हो गया है, वे गुलाबी रंग के दिखाई पड़ने लगते हैं। फिर देन इन ए वेलफुल चॉयर द स्मॉल ग्रांट्स मॉर्न, वेलफुल चॉयर, जैसे किसी पीड़ा में, दर्द में भरा हुआ कोई गीत हो। द स्मॉल ग्रांट्स मॉर्न, जो कि दुखों से भरा हुआ हो, हल्की पीड़ाओं से भरा हुआ हो। एमंग द रिवर्स सैलोज बॉर्न अलाफ्ट, एमंग द रिवर सैलोज, एमंग द रिवर सैलोज। स्टूडेंट्स, किड्स यहाँ कहने का प्रयास करता है कि जो रिवर सैलोज होती हैं, जो नदियों का स्वरूप होता है, जिसमें एक पीड़ा होती है, उनकी जो आवाजें सुनाई पड़ती हैं, किड्स कहता है कि एमंग एमंग द रिवर सैलोज बॉर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज लाइट विंड लिप्स और डाई, ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे हवाएं चल रही हैं और धीरे धीरे हवाएं समाप्त हो रही हैं, कभी चलती हैं, कभी समाप्त होती हैं। एंड फुल ग्रोन्स लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉन्ड, और कभी कभी दूर सुदूर पहाड़ियों पर कभी कभी मेमनों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, भेड़ों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। इसके अलावा हैज क्रिकेट सिंग्स, कभी कभी दूर झींगुरों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, उनका भी अद्भुत सौंदर्य है। जॉन कीट्स यहाँ कहने का प्रयास करता है कि पहाड़ियों पर टहलने वाले जो लैम्स की आवाज़ें हैं, उनका भी अद्भुत संगीत होता है इस ऑटम सीजन में। इसके अतिरिक्त जो झींगुर बोलते हैं, उनकी आवाज़ों का भी मधुर संगीत होता है। एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट, इसके अलावा जो रेड ब्रेस्ट पक्षी होता है, उसकी भी जो मधुर वेस्टल्स फ्रॉम गार्डन्स क्रॉफ्ट, उसकी भी मधुर आवाज़ें, मधुर संगीत उसका भी बगीचों से सुनाई पड़ता है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और इसके अतिरिक्त इकट्ठा होकर के तमाम अबाबील पक्षी भी आसमान में ट्विटरिंग करते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं। इसलिए जॉन कीट्स कहता है कि जिस प्रकार से स्प्रिंग का अपना एक अलग सौंदर्य है, अपना एक अलग संगीत है, उसी प्रकार से ऑटम सीजन का भी अपना एक अलग सौंदर्य है, एक अपना अलग संगीत है। Okay, dear students, in this way, I have tried my best to explain this poem, Ode to Autumn. With this remark, I would like to thank you. Thank you, dear students. Thank you very much.